सो दिस इज़ बिहेवियर साइंसेस का जो लेक्चर नंबर 2 है ऑन डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। व्हाट इज़ दैट? इट इज़ द एबिलिटी टू comprehend information about illness and treatment options and make choices in keeping with personal values। तो ये डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी का एक डेफिनीशन है आपके पास कि इट इज़ द एबिलिटी टू comprehend information about illness एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन, कि आप इलनेस और ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हो, comprehend करते हो और मेक चॉइसेस इन कीपिंग विद पर्सनल वैल्यूज़। आप इस तरह चॉइसेस बनाते हो कि वो आपके पर्सनल लाइफ के साथ पर्सनल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यूजुअली यूज रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक चॉइस, तो ये आप एक स्पेसिफिक चॉइस के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशेंट हैज़ कैपेसिटी टू कंसेंट टू सर्जरी, ये आपके लिए इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इन्फॉर्म कंसेंट। और की कंपोनेंट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल ऑफ एटोनमी जो है वो है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। दूसरी बात है कॉम्पिटेंसी। तो इसमें व्हाट यू डू, लीगल जजमेंट आप करते हो। फ्रॉम डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, डिफरेंट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी से ये बदल है, उससे ये चेंज है, ठीक है, उससे ये डिफरेंट है। तो ये आपने ये कॉम्पिटेंसी जो है, दिस इज़ अ लीगल जजमेंट, इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट या जज, और क्लिनिशियन कैन डिटरमाइन डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। फिर इसके बाद है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में आपने अंडरस्टैंडिंग जाननी होगी, पेशेंट अंडरस्टैंड डिज़ीज़ और थेरेपी, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि वो डिज़ीज़ और उसकी थेरेपी के बारे में सब कुछ अंडरस्टैंड कर पाए। एक्सप्रेशन ऑफ चॉइस देना होगा पेशेंट को, ताकि पेशेंट कैन क्लियरली कम्युनिकेट टू यू एंड ही कैन से आइदर येस और नो। फिर उसके बाद अप्रिशिएशन ऑफ फैक्ट्स है, which is related to understanding patient understand how disease therapy affects him her। तो आपने उसको सारे फैक्ट्स बताने हैं, पेशेंट को सब कुछ समझ आनी चाहिए कि हाउ डिजीज़ थेरेपी अफेक्ट्स हिम। रीजनिंग, ठीक है, तो आपने उसके सामने सारे ऑप्शंस देने होंगे और उनको कंपेयर करना होगा, और आपने ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ चॉइस। अगर वो एक चॉइस बनाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपने उसको बताने हैं। फिर पेशेंट जिसकी एज 18 ईयर्स या उससे कम है, ठीक है, और लीगली वो आपके साथ एमेंसिपेटेड है, तो डिसीजन मेकिंग जो है इट रिमेन स्टेबल ओवर टाइम। वो स्टेबल होता है, डिसीजन जो है वो ख़ुद बना सकता है, इट रिमेन स्टेबल ओवर टाइम। डिसीजन इज़ नॉट क्लाउडेड बाय मूड डिसऑर्डर, ठीक है। आपने देखना होगा कि पेशेंट को कोई मूड डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से उसके डिसीजन में चेंजेस आ रहे हैं। अल्टर मेंटल स्टेटस को आपने देखना होगा कि वो है या नहीं है। इंटॉक्सिकेशन स्टेट को देखना होगा, डिलीरियम को, साइकोसिस को, ये चीज़ें आपने देखनी होगी। फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है। अगर एक पेशेंट को डाउन सिंड्रोम है या फ्रेजाइल एक्स है या कोई भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है, इन दोनों में आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ मिलती है, तो वो डज़ नॉट ऑटोमेटिकली प्रीक्लूड्स डिसीजन मेकिंग। तो ये ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग में आ जाते हैं। डिसेबल्ड पेशेंट मस्ट मीट यूजुअल रिक्वायरमेंट्स। जो डिसेबल्ड पेशेंट है उनके लिए आपने यूजुअल रिक्वायरमेंट्स को देखना होगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेशन ऑफ चॉइस, एप्रिशिएशन ऑफ फैक्ट्स और रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, अगर पेशेंट को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अच्छा, पेशेंट हु लैक्स कैपेसिटी, वो वाला पेशेंट जिसमें आपको हु लैक्स कैपेसिटी, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपके साथ है सरोगेट्स और एक है एडवांस डायरेक्टिव। तो सरोगेट क्या होता है और एडवांस डायरेक्टिव क्या होता है? सरोगेट एक्चुअली आपके साथ, इसका मतलब है कि कोई रिप्लेसमेंट हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन या थिंग दैट एक्ट्स इन अ प्लेस ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, एक पर्सन किसी और की जगह पे कोई डिसीजन ले रहा है, उसको हम सरोगेट्स कहते हैं।
और जो एडवांस डायरेक्टिव्स हैं ये आपके साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं यूएस में, और दे अलाउ अ पर्सन टू स्टेट देयर प्रेफरेंसेस अबाउट मेडिकल ट्रीटमेंट। तो उसमें पेशेंट को इतनी प्रेफरेंस दी जाती है कि वो ख़ुद ब खुद अपने लिए एक डिसीजन बना सके अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इन एडवांस। ठीक है, इसमें फिर दो चीज़ें आती हैं ये एडवांस डायरेक्टिव में, इसमें लिविंग विल आता है और ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर हेल्थ आती है। ठीक है, तो एडवांस डायरेक्टिव जो है इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि इंस्ट्रक्शंस बाय पेशेंट इन केस ऑफ लॉस ऑफ कैपेसिटी, अगर एक पेशेंट में देयर इज़ लॉस ऑफ कैपेसिटी और उसमें पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं टू टाइप्स है सॉरी फॉर दैट। अच्छा, देयर आर मेन टू टाइप्स, एक है लिविंग विल, दूसरा है ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर हेल्थ केयर। तो जो लिविंग विल है, व्हाट इज़ लिविंग विल? ठीक है, इसमें इट स्पेसिफाइज विच मेडिकल ट्रीटमेंट अ पर्सन वुड or would not want is called a living will. Documents of a patient preference for medical care take effect if patient terminally ill या incapacitated हो। ठीक है, incapacitated का मतलब है he is unable to do something और he is unable to make decisions। ठीक है, तो ये आप उस सिचुएशन में करते हो कि अगर एक पेशेंट टर्मिनली इल है या incapacitated है, यूजुअली एड्रेस लाइफ सपोर्ट क्रिटिकल केयर और ऑफन डायरेक्ट्स withholding ऑफ हीरोइक मेजर्स। फिर इसके बाद ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर हेल्थ केयर है विच इज़ कॉल्ड DPAHC। इसको हम हेल्थ केयर प्रॉक्सी भी कहते हैं। ये एक्चुअली होती क्या है, इसमें जो अफेक्टेड पर्सन होता है वो किसी और को अपॉइंट करता है टू मेक हेल्थ केयर डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, दो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेल्थ केयर प्रॉक्सी, साइंड लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये ऑथोराइज करता है सरोगेट को टू मेक मेडिकल डिसीजंस फॉर हिम। सरोगेट शुड फॉलो द पेशेंट विशेस और आंसर क्वेश्चन जो है व्हाट वुड पेशेंट वांट। ठीक है, तो इस तरह आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। एब्सेंस ऑफ एडवांस डायरेक्टिव अगर हो सम स्टेट्स में जो आपके साथ वहाँ पे देयर इज़ एब्सेंस ऑफ एडवांस डायरेक्टिव, तो आपने ओरल या स्पोकन स्टेटमेंट्स लेनी है, रिलायबल रिपीटेड स्टेटमेंट बाय द पेशेंट अबाउट विशेस, उनसे ये चीज़ें लेनी है। यूजुअली मस्ट बी विटनेस्ड बाय सेवरल पीपल। सरोगेट डेजिग्नेशन क्या होती है? इट इज़ यूज्ड व्हेन नो एडवांस डायरेक्टिव्स आर अवेलेबल। जब एडवांस डायरेक्टिव्स अवेलेबल ना हो फिर आपने सरोगेट डेजिग्नेशन यूज़ करनी है। आपने मेक डिसीजन व्हेन पेशेंट लूजेस कैपेसिटी, तो पेशेंट अगर कैपेसिटी लूज़ करता है तो उसके बिहाफ पे आपने डिसीजंस लेने हैं। डिटरमाइन व्हाट पेशेंट वुड हैव वांटेड, और इफ़ नो पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर उसका स्पाउस, एडल्ट चाइल्ड, पेरेंट, एडल्ट सिबलिंग, अदर रिलेटिव नहीं है, तो आपने क्या करना है, ख़ुद ब खुद डिटरमाइन करना है कि पेशेंट व्हाट पेशेंट वुड हैव वांटेड, तो आपने उसके बिहाफ पर आपने डिसीजंस लेने हैं। ब्रेन डेड पेशेंट आया आपके सामने जिसमें परमानेंट एब्सेंस ऑफ ब्रेन फंक्शन हो, जिसमें ब्रेन डेथ हुई है, लीगली डेड है, दिस पर्सन इज़ लीगली डेड इन द यूएस, लाइफ सपोर्ट में बी विदड्रॉन और इवन ओवर सरोगेट फैमिली ऑब्जेक्शंस, आपने लाइफ सपोर्ट विदड्रॉ करनी है बिकॉज ही इज़ लीगली डेड। फिर पब्लिक हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डिज़ीज़ प्रिवेंशन में आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूजुअली टेस्टेड इन MCQs। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में आपने डिज़ीज़ को ऑकर होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करना है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। इट प्रिवेंट्स द डिज़ीज़ फ्रॉम ऑकरिंग इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनाइजेशन, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। सच एज़ प्रेगनेंसी में आप फोलेट सप्लीमेंट्स देते हो, ये फोलेट की डिफिशेंसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कॉज करवाती है, तो आप प्रेगनेंसी में जो वुमेन होती है उसको फोलेट सप्लीमेंटेशन देते हो कि
ये आपके साथ कोई डिज़ीज़ को होने से पहले ही प्रिवेंट कर दे। फिर है सेकेंडरी प्रिवेंशन, ये डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करता है। डिटेक्ट्स एंड ट्रीट अर्ली आइडियली व्हेन एसिम्प्टोमेटिक। मोस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में सेकेंडरी प्रिवेंशन यूज़ होता है, और स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में मैमोग्राम, पैप स्मीयर, कोलोनोस्कोपी, इससे आप सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सकते हो। तो ये आपके साथ डिटेक्ट एंड ट्रीट अर्ली आइडियली व्हेन एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, आपने उसको ट्रीट अर्ली ट्रीट करना है और डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना है। फिर इसके बाद टर्शरी प्रिवेंशन है, ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने को हम कहते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। अगर एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी, आपको पता हो है कि इसको एक लॉन्ग टर्म की कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी, तो आपने उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एक्शंस लिए, दैट इज़ कॉल्ड टर्शरी प्रिवेंशन। ये मैक्सिमाइज़ रिमेनिंग फंक्शन, जो जितना भी उसका रिमेनिंग फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज़ कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स। फिर है क्वाटर्नरी प्रिवेंशन, ये आपके साथ ओवर ट्रीटमेंट को आपने प्रिवेंट करना है और हार्म फ्रॉम द ट्रीटमेंट। तो मैनी एग्जांपल ऑफ ओवर यूज़ इन यूएस मेडिसिन, ब्लड टेस्ट, रेडियोलॉजी टेस्ट, कोरोनरी प्रोसीजर्स। तो आपने इंश्योर करना है कि अप्रोप्रिएट यूज़ हो जाए। ओवर ट्रीटमेंट आपने प्रिवेंट करनी है, या अगर एक पेशेंट को हार्म हो जाए फ्रॉम ओवर ट्रीटमेंट, तो उसको आपने अगर प्रिवेंट किया, दैट इज़ कॉल्ड क्वाटर्नरी प्रिवेंशन। यूएस हेल्थ केयर में हेल्थ इज़ एक्सपेंसिव, फ्यू पेशेंट्स पे आउट ऑफ पॉकेट, मेजर इंश्योरेंस ऑप्शंस हैं, मेडिकेयर, मेडिसिड, प्राइवेट इंश्योरेंस होते हैं। इमरजेंसी केयर में मस्ट ऑलवेज बी प्रोवाइडेड रिगार्डलेस ऑफ इंश्योरेंस। आफ्टर पेशेंट इज़ स्टेबल, आप उसके साथ इंश्योरेंस डिस्कस करो। फेडरल प्रोग्राम्स एडमिनिस्टर होते हैं बाय द यूएस गवर्नमेंट, विच इज़ पेड फॉर फेडरल यूएस टैक्सेस। ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है टू द पेशेंट ओवर 65 ईयर्स, डिसेबल्ड पेशेंट हो या पेशेंट ऑन डायलिसिस हो। मेडिकेयर भी एक प्रोग्राम है, इसमें पार्ट ए में हॉस्पिटल पेमेंट्स होती है, पार्ट बी में आउट पेशेंट ट्रीटमेंट्स होती है, क्लिनिक विजिट्स, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, और पार्ट डी है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज होता है। मेडिकेयर का पार्ट सी जो है स्पेशल ऑप्शन होता है, दैट पेशेंट में सेलेक्ट पेस प्राइवेट इंश्योरर टू प्रोवाइड हेल्थ केयर। वो प्राइवेटली इंश्योरेंस पे करता है टू प्रोवाइड हेल्थ केयर। मेडिसिड जो है जॉइंटली फंडेड बाय द स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट, सम डॉलर्स फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट और सम डॉलर्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इसको मिलती है, और एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट्स। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर लो इनकम पेशेंट्स, फैमिलीज़ के लिए यूज़ होता है। प्राइवेट इंश्योरेंस ऑफन प्रोवाइडेड बाय द पेशेंट्स एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर पे फी टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी जो है pays cost of the Medicare, expensive for employer, helps attract skilled worker को attract करता है। several types of plans that vary in feature, इसमें हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन, पॉइंट ऑफ सर्विस प्लान, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस इसमें आपके साथ है जो आपको सेवरल टाइप्स ऑफ प्लान्स दे सकते हैं। फिर है प्राइवेट इंश्योरेंस, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट इंश्योरेंस देता है। इंश्योरेंस कंपनी हायर प्रोवाइडर्स, मस्ट यूज़ HMO प्रोवाइडर्स, लिमिटेड चॉइस ऑफ फिजिशियन, और इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। जो प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें CNEMD यू वांट इन नेटवर्क MDs हैज़ अ लोअर कोपे, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लान, मोस्ट फ्लेक्सिबल प्लान उनको दे देता है। फिर है पॉइंट ऑफ सर्विस प्लान, मिडल ऑप्शन बिटवीन HMO एंड PPO, must use specific primary care doctor, can go out of the network with a higher copay. Payment types में fee for service 100 per clinic visit, salary आपके साथ 1 lakh per year, doctor must see all patient, capacitation है set free, set fee paid to physician hospital per patient illness, spend less than fee, make money, spend more than loses money, financial risk transfer to the physician
हॉस्पिटल। फिर अफोर्डेबल केयर एक्ट है विच वाज इनेक्टेड इन 2010। ये एक्सपेंड करता है मेडिसिट कवरेज को, इस्टेब्लिश एक्सचेंजेस, अनइंश्योर्ड पेशेंट में परचेज प्राइवेट हेल्थ केयर। फिर आपके साथ हॉस्पाइस आता है विच इज़ एंड ऑफ लाइफ केयर, फोकस करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉट क्वांटिटी, सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, सर्विस प्रोवाइडेड एट होम और इन फैसिलिटीज़। ये रिक्वायर्स एक्सपेक्टेड सर्वाइवल इक्वल टू और मोर देन 6 months। फिर इसके बाद जो थर्ड पोर्शन है वी विल डिस्कस अबाउट क्वालिटी एंड सेफ्टी। क्वालिटी एंड सेफ्टी में वोकेबलरी, हॉस्पिटल क्वालिटी मेजर्स, प्रिवेंशन एंड सेफ्टी, ये चीज़ें आती हैं। केयर ट्रांजिशन क्या होता है कि पेशेंट ट्रांसफ़र होम से हॉस्पिटल में, इसमें आपने प्रॉपर केयर करनी होगी। अगर हॉस्पिटल से होम में ट्रांसफ़र कर रहे हो, हॉस्पिटल टू नर्सिंग होम टू होम, सो यू हैव टू केयर फॉर द पेशेंट। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको ट्रांसफ़र करना है। पोटेंशियल फॉर हार्म टू द पेशेंट, आपने पहले से व्हाट मेड्स टू टेक, व्हाट एक्टिविटीज़ टू अवॉइड, व्हेन टू कॉल डॉक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पहले ही पेशेंट को इन्फॉर्म कर देना है। मेडिकेशन रिकन्सिलिएशन किसे कहते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मोस्ट एक्यूरेट लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स। मोस्ट एक्यूरेट लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स को आइडेंटिफाई करना, इसे हम कहते हैं मेडिकेशन रिकन्सिलिएशन, जिसमें आपने जानना होगा द नेम ऑफ द ड्रग, डोजेज, फ्रीक्वेंसी, रूट। Done by comparing medical record to external list, often done at care transitions, admission to hospital, admission to nursing home। फिर है एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप। ये हॉस्पिटल प्रोग्राम होता है, मॉनिटर करता है यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक को। इसका गोल क्या है? टू प्रिवेंट इमर्जेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, के ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की इमर्जेंस को ये प्रिवेंट करता है, और प्रमोट अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। ऑफन मॉनिटर करता है प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न्स को, माइक्रोबायोलॉजी, कल्चर रिजल्ट्स एंड सेंसिटिविटीज़ को। फिर सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट रिकमेंडेशन, एस बार आपके साथ है। दिस इज़ कम्युनिकेशन टूल, स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे हम एस बार कहते हैं। ऑफन यूज्ड बाय नर्सेज व्हेन कॉलिंग एमडी। सिचुएशन है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, तो नर्स कहेगी पेशेंट को फीवर है, पेशेंट हैज़ फीवर। फिर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में हु इज़ द पेशेंट, एल्डरली वुमेन विद कैंसर। ये इनका एक सीक्वेंस है कि हाउ टू इन्फॉर्म, हाउ व्हेन यू आर कॉलिंग योर एमडी, हाउ यू आर गोइंग टू गिव इंफॉर्मेशन। असेसमेंट में अदर वाइटल्स, लैब्स के बारे में आपने जानना होगा, वो सारे आपने एमडी के साथ डिस्कस करना होगा। और रिकमेंडेशन में आपने ये सारी चीज़ें नर्स को बतानी होगी कि सिचुएशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, असेसमेंट में क्या चीज़ें हैं, और रिकमेंडेशन व्हाट इज़ नीडेड, आई नीड टू नो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एंटीबायोटिक्स। फिर क्वालिटी मेजरमेंट आपने क्या करना है, रीएडमिशन, इसमें प्रेशर अल्सर, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और नेवर इवेंट्स। ये चीज़ें आपने क्वालिटी मेजरमेंट में इन सारी चीज़ों को आपने देखना होगा। हॉस्पिटल रीएडमिशन में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट एक्स डिस्चार्ज हो गया फ्रॉम हॉस्पिटल, 10 days लेटर वो पेशेंट एक्स आपके पास दोबारा एडमिट हुआ, तो रीएडमिशन रेट आपने यूज़ करना है एज अ क्वालिटी इंडिकेटर। हाई रीएडमिशन रेट में बी ड्यू टू पेशेंट डिस्चार्ज टू अर्ली, पेशेंट नॉट एजुकेटेड प्रायर टू डिस्चार्ज, या फॉलो अप नॉट स्केड्यूल्ड। तो इस सारी चीज़ को आपने एवेलुएट करना है कि इसका रीएडमिशन का रेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पेशेंट डिस्चार्ज बहुत पहले हुआ था, उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली थी, फॉलो अप इसके साथ प्रॉपरली स्केजुअल नहीं हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को आपने एनालाइज करना है। 30 डे ऑल कॉज हॉस्पिटल रीएडमिशन, मोस्ट कॉमन कंडीशंस। हॉस्पिटल रीएडमिशन में 30 डे ऑल कॉज हॉस्पिटल रीएडमिशन में आपके पास मेडिकेयर में हार्ट फेलियर, सेप्सिस, नमूनिया, मेडासिड में मूड डिसऑर्डर्स, शिज़ोफ्रीनिया, डायबिटीज़,
प्राइवेट इंश्योरेंस में कीमोथेरेपी, मूड डिसऑर्डर, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, और अनइंश्योर्ड में मूड डिसऑर्डर, अल्कोहल या डायबिटीज़। इसके साथ मोस्ट कॉमनली आपके साथ रीएडमिशन होती है, तो इनको आपने नोट करना है। हेल्थ केयर कॉस्ट एंड यूटिलाइजेशन प्रोजेक्ट, कंडीशन विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एडल्ट हॉस्पिटल रीएडमिशन बाय पेयर, अप्रैल 2014 में हाईएस्ट नंबर था। फिर है प्रेशर अल्सर्स, इमोबाइल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में आपके साथ इंक्रीज रिस्क of skin breakdown होता है, which can lead to pressure ulcers and it causes pain and risk of infection। तो इसके लिए आपने preventive measures लेने हैं। What you have to do, you have to do daily skin checks, special mattresses, redistribute pressures, early identification care, skin breakdown आपने करनी है। ये है एक pressure ulcer। फिर है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, पोस्ट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन की चीज़ है। ऑफन सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन इसमें होता है, जिसे सेलुलाइटिस कहते हैं, और कैन आल्सो बी डीप टिश्यू और ऑर्गन इन्फेक्शन, कैन रिजल्ट फ्रॉम पुअर स्टीराइल टेक्निक। ये पुअर स्टीराइल टेक्निक से भी रिजल्ट कर सकता है। फिर है सेंट्रल लाइन इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन इंसर्शन कैन लीड टू बैक्टीरियमिया, can occur due to poor sterile technique। ग्राम पॉजिटिव स्किन ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन होते हैं, जिसमें स्टेप एपिडर्मिस, स्ट्रेप ओरियस ये आपके साथ सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो सेंट्रल CVP इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन इन्फेक्शन में आपके साथ इंसर्शन के दौरान आप वहाँ पे बैक्टीरिया चली जाती है ड्यू टू पुअर स्टीराइल टेक्निक, तो इसमें ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स मोस्ट कॉमन होते हैं। फिर है वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया। वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया इज़ नमूनिया आफ्टर पेशेंट प्लेस्ड ऑन वेंटिलेटर। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है उसके बाद उसको नमूनिया हुआ, दैट इज़ कॉल्ड वैप। मे बी ड्यू टू हॉस्पिटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। फेलियर टू एलिवेट हेड ऑफ द बेड, अगर वो हेड ऑफ द बेड को प्रॉपरली उसके लिए डॉक्टर्स या नर्सेज ने प्रॉपर एलिवेशन ऑफ हेड नहीं की होती, इट कैन कॉज वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया। पुअर ओरल केयर इन इंट्यूबेटेड पेशेंट्स में भी वैप हो सकता है, जिसको ओरल केयर पुअर मिली हो। फिर है DVT, इमोबाइल बेड बाउंडेड पेशेंट में इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस होता है, विच कैन लीड टू DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें विर्चोस्ट्राइड इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग यू विल सी इन अ DVT। विर्चोस्ट्राइड में आपके साथ तीन चीज़ें आती है, वन इज़ स्टेसिस, वन इज़ अ हाइपर कोगुलेबल स्टेट एंड वन इज़ एंडोथेलियल इंजरी। तो इंक्रीज रेट ऑफ DVT मे बी ड्यू टू पुअर हॉस्पिटल प्रैक्टिसेस। तो इसके लिए प्रोफाइलेक्सिस आपने किस तरह करनी है, पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर हुआ उसको आपने कहना है जल्दी से जल्दी उसको एम्बुलेट करना है ताकि वो चल सके। ठीक है, उसको आपने you have to make him walk, you have to ambulate the patient। intermittent pneumatic compressions देनी है, वो socks usually पहनाते हैं in DVT, so it decreases thrombosis। subcutaneous heparin दे सकते हैं, और low molecular weight heparin, enoxaparin जिसे कहते हैं, तो ये चीज़ें आप दे सकते हो for prophylaxis of DVT। फिर है never events, never events that should never happen, no exceptions। for example surgery on the wrong side, ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी। surgery on the wrong patient, wrong surgical procedure performed, foreign object left inside patient during surgery, administration of incompatible blood, ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी। फिर है पेशेंट फिजिशियन क्वालिटी मेजरमेंट, आपने डायबिटिक पेशेंट्स में फुट एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन करनी होगी। ठीक है, तो दिस इज़ द फिजिशियन क्वालिटी मेजरमेंट, कि फ़िज़िशियन ने भी क्वालिटी की मेजरमेंट करनी है। अगर एक डायबिटिक पेशेंट है उसको चाहिए कि वो फुट को आई को दोनों को साथ में वैसे ही एग्ज़ामिन कर दे, ताकि उन चीज़ों को भी रूल आउट कर दे कि फुट या आई तो इन्वॉल्व नहीं है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो ACE इनहिबिटर के इफ़ेक्ट्स देखने होंगे। इम्यूनाइजेशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट को उसने मेजर करना होगा फिजिशियन ने।
फिर है प्रोसेस वर्सेस आउटकम। प्रोसेस मेजरमेंट क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ इम्यूनाइजेशन, रेट्स ऑफ डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस। आउटकम मेजरमेंट में हम रेट ऑफ इन्फेक्शन, रेट ऑफ डीवीटी को मेजर करते हैं, और प्रोसेस मेजरमेंट में हम इम्यूनाइजेशन को और डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस को हम मेजर करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि प्रोसेस मेजरमेंट में हम क्या करते हैं और आउटकम मेजरमेंट में। प्रोसेस मेजरमेंट में हम रेट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन को, रेट्स ऑफ डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस को हम मेजर करते हैं। आउटकम मेजरमेंट में रेट ऑफ इन्फेक्शन को और रेट ऑफ डीवीटी को हम मेजर करेंगे। फिर है प्रिवेंशन एंड सेफ्टी। तो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस लेने होंगे, इम्यूनाइजेशन करनी होगी, रूट कॉज की एनालिसिस करनी होगी, फेलियर मोड इफ़ेक्ट को एनालाइज करना होगा, टाइम आउट चेकलिस्ट्स को देखने होंगे, ट्रिगर एंड रैपिड रिस्पांस ऑफ द पेशेंट को आपने देखना होगा फॉर प्रिवेंशन एंड सेफ्टी। फोर्सिंग फंक्शंस वर्क अराउंड को देखना होगा और कल्चर ऑफ सेफ्टी को देखना होगा। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस में पेशेंट विद सर्टेन इन्फेक्शन नीड प्रिकॉशंस टेकन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। पेशेंट को सर्टेन इन्फेक्शन होगा तो उसमें आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने होंगे, सच एस कोविड-19 के केस को अगर आप याद रखें तो इसमें सारे के सारे लोग मास्क पहनते थे, तो दैट वाज अ काइंड ऑफ प्रिकॉशन। तो अगर एक पेशेंट को कोरोना वायरस हुआ है तो यू हैव टू टेक प्रिवेंशंस, प्रिकॉशंस शुड बी टेकन कि वो इन्फेक्शन आपके साथ और स्प्रेड ना हो जाए। 4 बेसिक टाइप ऑफ प्रिकॉशंस लेने होंगे: स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन और एयरबॉर्न प्रिकॉशन। ये 4 टाइप्स आपने लेने होंगे। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में हैंड वॉशिंग को आपने प्रायोरिटी देनी है। ग्लव्स व्हेन टचिंग ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड को आपने टच करना है तो आपने ग्लव्स पहनने होंगे। सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड इफ़ चांस ऑफ स्प्लैश या स्प्रे। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट सर्जरी कर रहा है तो वहाँ से ब्लड स्प्लैश हो सकता है, कोई आर्टरी को उसने काट दिया, तो उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही शुड वेयर अ सर्जिकल मास्क। उसने गाउन पहनना होगा इफ़ स्किन और क्लॉथिंग एक्सपोज टू ब्लड फ्लूइड्स, तो यू हैव टू वेयर अ गाउन। तो दीज आर द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। फिर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में पेशेंट विद इन्फेक्शन ईजिली स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, ग्लव्स, गाउन। तो की पैथोजेंस इसमें एनी इन्फेक्शियस डायरिया, नो नोरो वायरस, रोटा वायरस, स्पेशली क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल या मर्सा। तो इन केसेस में कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस आपने लेने होंगे, आपने प्रॉपर ग्लव्स और गाउन्स वगैरह पहनने होंगे। फिर है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ठीक है, पेशेंट विद इन्फेक्शन दैट स्प्रेड बाय स्पीकिंग, स्नीजिंग और कफिंग। ऐसे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं जो स्पीकिंग, स्नीजिंग और कफिंग से स्प्रेड हो सकते हैं, तो उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि द डॉक्टर और द फिजिशियन मस्ट वेयर अ फेस मास्क, ग्लव्स एंड गाउन। की पैथोजन इसमें रिस्पायरेटरी वायरसेस हैं, स्पेशली इन्फ्लुएंजा, आरएसवी, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, वो कॉलेज स्टूडेंट फीवर, नेक पेन, ठीक है, और बोर्टोडेला पर्टूसिस जो वूपिंग कफ कॉज करवाता है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, आरएसवी, ये की पैथोजेंस हैं जो आपके साथ नॉर्मली स्प्रेड हो सकते हैं बाय स्पीकिंग, स्नीजिंग और कफिंग। तो इसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस लो, फेस मास्क पहनो, ग्लव पहनो, गाउन पहनो। फिर है रिस्पायरेटरी प्रिकॉशंस। तो पेशेंट विद इन्फेक्शन स्प्रेड बाय एयरबॉर्न रूट, तो दैट आर रिस्पायरेटरी, इसमें आपने रिस्पायरेटरी प्रिकॉशंस लेने होंगे। फिट टेस्टेड मास्क और रिस्पायरेटर यूज़ करना होगा, ग्लव्स, गाउन को यूज़ करना होगा, और इसमें जो की पैथोजेंस हैं वो ट्यूबरक्लोसिस, मीज़ल्स और चिकन पॉक्स हैं। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपके सिर्फ 5 सेकेंड्स जाएंगे। आई एम मेकिंग ऑल दीज वीडियोज़ फॉर यू पीपल, so it would be great if you follow and subscribe this channel. I would be really grateful. Then hai immunizations. Many hospitalized patients at risk for influenza and strep pneumonia, pneumococcal vaccine age 65 या age more than 65 with high risk condition,
PPSV23 contains capsular polysaccharide antigen, ये फिर different types हैं. PCV13 conjugated to diphtheria toxoid. तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली इम्यूनाइजेशन की बात हो रही है कि मैनी हॉस्पिटलाइज पेशेंट को रिस्क होता है इन्फ्लुएंज़ा का, स्ट्रेप नमूनिया का, तो उसमें आप इम्यूनाइजेशन दे दो, जो कि नीमोकोकल वैक्सीन आप एज 65 प्लस में देते हो. या अगर पेशेंट को PPSV है जिसमें कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन है, या अगर उसको कंजुगेटेड टू डिप्थीरिया टॉक्सॉइड का कोई वेरिएंट है, तो आप उसमें इम्यूनाइजेशन करो. डिप्थीरिया का टॉक्सिन दे, का वैक्सीन दो, पॉलीसेकेराइड एंटीजन, कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करो. इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन करो. ऑल पर्सन 6 मंथ्स एंड ओल्डर एनुअली किल्ड वायरस वैक्सीन आप इसमें देते हो. रूट कॉज एनालिसिस आपने करनी होगी. रूट कॉज एनालिसिस में मेथड्स टू एनालाइज सीरियस एडवर्स इवेंट्स आ सकते हैं. आइडेंटिफाई करता है डायरेक्ट कॉज ऑफ एरर प्लस कंट्रीब्यूटर्स को, और एग्जांपल है रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्टर टू द पेशेंट, MD से कोई एरर हो, नर्सिंग कोई एरर हो, लेबल हार्ड टू रीड, प्रिंटिंग एरर हो, नर्सिस रश्ड, कोई हॉस्पिटल एरर हो, तो आपने उसके रूट कॉज को प्रॉपरली एनालाइज करना होगा ताकि उसका कोई सीरियस एडवर्स इफेक्ट ना आ जाए. ठीक है, तो इट आइडेंटिफाइज द डायरेक्ट कॉज ऑफ एरर प्लस कंट्रीब्यूटर जिसने ये एरर कॉज किया है. फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस में क्या करते हैं लोग कि आइडेंटिफाई हाउ अ प्रोसेस माइट फेल. रूट कॉज एनालिसिस करते हो बिफोर एडवर्स इवेंट हैपन्स. आइडेंटिफाई करते हो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल फेलियर को, और ब्रेक प्रोसेस डाउन इनटू कंपोनेंट्स. लुक फॉर फेलियर इफेक्ट ऑफ ईच कंपोनेंट. तो पहली चीज़, पेशेंट को आपने प्रॉपरली पोजीशन किया, उसके स्किन को आपने क्लीन किया विद लाइडोकेन जेल. तो व्हाट आर यू डूइंग? फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस. आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि हाउ दिस प्रोसेस माइट फेल. तो रूट कॉज को एनालाइज करना है बिफोर एनी एडवर्स इफेक्ट हो जाए. ठीक है, और इसके अलावा आपने आइडेंटिफाई करना है इफ़ेक्ट ऑफ पोटेंशियल फेलियर को. यू हैव टू ब्रेक प्रोसेस डाउन इनटू कंपोनेंट्स. यू हैव टू लुक फॉर फेलियर इफेक्ट ऑफ ईच कंपोनेंट. फिर है टाइप्स ऑफ एरर्स. तो देयर आर एक्टिव एरर्स, लेटेंट एरर्स. एक्टिव errors occur at the end of a process. फ्रंट लाइन बेड साइड ऑपरेटर एरर हो सकता है. और लेटेंट एरर्स अवे फ्रॉम द बेड साइड दैट इम्पैक्टेड केयर आर कॉल्ड. जो एरर्स आपके साथ एट द एंड ऑफ अ प्रोसेस होते हैं, मोस्ट यूजुअली बेड साइड के साथ आपके साथ होते हैं. दीज आर एक्टिव एरर्स जो बेड साइड से अवे होते हैं और पेशेंट के केयर को इम्पैक्ट करता है, वो आपके साथ लेटेंट एरर्स हैं. पुअर स्टाफिंग लीड्स टू ओवरवेल्म्ड नर्सेज. फिर है स्विस चीज़ मॉडल. फ्लॉज एट मल्टीपल लेवल्स अलाइन टू कॉज सीरियस एरर्स. तो स्विस चीज़ मॉडल जो है, देर आर फ्लॉज एट मल्टीपल लेवल अलाइन टू कॉज सीरियर एरर्स. ऑफन मोर देन जस्ट अ सिंगल मिस्टेक अगर हो जाए इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स की वजह से, सुपरवाइज़र एरर्स की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, इंडिविजुअल एरर की वजह से. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड स्विस चीज़ मॉडल. फ्लॉज एट मल्टीपल लेवल्स अलाइन टू कॉज सीरियस एरर्स. मल्टीपल लेवल पे फ्लॉज होंगे तो ये आपके साथ एक सीरियस एरर कॉज करवाएगा. often more than just a single mistake. This is called Swiss cheese error. फिर है PDSA, Plan Do Study Act. Plan a change in hospital practice. Do what you have planned. Study the outcome. Did things get better? Act on the study findings. That is called PDSA cycle repeated. तो this is actually audit, जिसे हम audit कहते हैं. Generates continuous improvement in the health system. Example, too many surgical infections
प्लान टू मैंडेट डबल हैंड वॉशिंग, अभी आपने एक प्लान बनाया, सारे सर्जन्स को कहा कि आप डबल हैंड वॉशिंग करो, आपने इम्प्लीमेंट करो इस प्लान को और फिर उसके चेंजेस को स्टडी करो कि अफेक्ट ऑन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या आया है, डबल हैंड वॉश की वजह से क्या सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस कम हुए हैं या नहीं। तो एक्शंस आर टेकन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। फिर है टाइम आउट। टाइम आउट आपके साथ इज़ एक्चुअली ओके। Time out is the pause before a medical surgical procedure. Patient, physician, nurses, staff all present होंगे. All must agree on patient name, type of procedure. Checklist में आपने देखना होगा concept from airline industry, series of steps that must be done prior to procedure. कौन से steps लेने होंगे, show to reduce many adverse events, सेंट्रल लाइन इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ये सारा चेकलिस्ट में आपने देखना होगा। ट्रिगर्स एंड रैपिड रिस्पॉन्स में पेशेंट दैट क्रैश ऑफन हैव साइंस ऑफ इम्पीडिंग डिक्लाइन हावर्स बिफोर ट्रिगर्स में पेशेंट इवेंट्स दैट मैंडेट रिस्पॉन्ड, न्यू चेस्ट पेन आ सकता है, लो ऑक्सीजन सेचुरेशन, और रैपिड रिस्पॉन्स टीम जिसमें प्रोवाइडर ग्रुप रिस्पॉन्स टू ट्रिगर्स विद फॉर्मल असेसमेंट। तो ट्रिगर्स एंड रैपिड रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, जो पेशेंट्स आपके साथ क्रैश करते हैं उसमें आपको साइंस ऑफ इम्पीडिंग डिक्लाइन नज़र आएगा हावर्स बिफोर। तो ट्रिगर हो सकता है, इसके ट्रिगर्स क्या हैं कि पेशेंट इवेंट्स दैट मैंडेट रिस्पॉन्स, न्यू चेस्ट पेन, लो ऑक्सीजन सेचुरेशन। फोर्सिंग फंक्शंस हैं आपके साथ, फोर्स एंड एक्शन beneficial for safety, cannot order medications until allergies are verified, walk around, obtain medications without using or ordering system, potential for harm। ये सारी चीज़ें force functioning में आती है। human factor design में design of the system that accounts for human factors, how human work and function, how human interact with system, failure to account for human nature which leads to error. This is called human factor design. इसमें standardization, same procedure followed throughout the hospital, ये चीज़ें, ये factors हैं इसके। simplification, fewer steps लेते हो, less chance of error होगा। forcing functions cannot only interact with the system in one way। फिर है culture of safety एज प्रायोरिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके साथ एक प्रायोरिटी है, टीम वर्क इसमें लोग करते हैं। देयर इज़ ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जिसने कोई काम गलत किया हो ही इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट। नॉट प्यूनिटिव रिस्पॉन्स टू एडवर्स इवेंट या एरर आपको इसमें मिलता है। और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यू विल गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जो ऑपरेट करते हैं इन हैज़र्ड कंडीशंस। हाई पोटेंशियल फॉर एरर होता है उनमें, फ्यूअर देन एवरेज एडवर्स इवेंट्स आपको इसमें नज़र आएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2। होप इससे आपको कुछ ना कुछ याद हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।